Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 22 अक्टूबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 22 अक्टूबर 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्यों है चर्चा में, क्योंकि यहां पर होता है एक कोटा सिस्टम। अब बात यह की जा रही है कि इस कोटा सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। तो हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये कोटा सिस्टम क्या है, क्या बदलाव की यहां पर जरूरत के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। यहां पर आप लोगों को डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स का डिस्कशन मिलता है और जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आज के सेकंड आर्टिकल में हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले लगभग 4 से 5 दिन से लगातार ये चर्चा में है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में तो डिस्कशन होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बात की गई है जो कि हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इंडियन सैंडलवुड चर्चा में है। देखो ये जो सैंडलवुड है इसके ऊपर हम लोग नए नए इनोवेटिव रिसर्च कर रहे हैं, नई नई और भी काम करने वाले हैं। तो डिस्कस करेंगे सैंडलवुड के बारे में, बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में है कि देखो एक स्टडी हुई है और उस स्टडी ने बताया यह है कि लगातार आज के टाइम पर जो बर्फ है वो पिघल रही है। क्यों पिघल रही है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण है, ग्लोबल वार्मिंग एक कारण है जिसकी वजह से बर्फ लगातार पिघल रही है। अब ये बर्फ पिघल रही है तो इसका आने वाले टाइम पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर आपको मैं एंटार्क्टिका और आर्कटिक के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, मतलब बहुत सारी नई जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं बोल रहा हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हाल ही में रिपोर्ट आई थी और यहां पर बोला गया था कि जो भारत की रैंक है वो 101 है, लेकिन एक और रिपोर्ट आ चुकी है, वो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की। तो डिस्कस करेंगे ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, प्लस भारत की आज के टाइम पर क्या रैंक है, दुनिया भर में क्या सिनेरियो है फूड सिक्योरिटी को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर फूड सिक्योरिटी अपने आप में एक अलग से टॉपिक दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 60 एक्शन प्लान के बारे में डिस्कशन किया है। तो अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बिजनेस क्लाइमेट हो गया या फिर सिविल सर्विसेज हो गया या फिर आईटी सेक्टर हो गया, यहां पर हम लोग बहुत अलग अलग काम करने वाले हैं इन एक्शन प्लान के अंडर में। तो क्या है एक्शन प्लान, समझेंगे इसको। एट द लास्ट हम बात करेंगे आधार हैकेथन के बारे में। आधार हैकेथन 2021 चल रहा है और इसके अंदर नए नए इनोवेटिव सोल्यूशंस लाए जाएंगे रिगार्डिंग द आधार इश्यूज। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार यहाँ तक पहुँच गए हो तो जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में और आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह वही सेम टारगेट है 1K प्लस लाइक्स का। तो जैसा आप लोग डेली बेसिस पर पहुँचाते हो, आज भी वीडियो को यहीं पर लाइक कर दो। साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, आपको मालूम होगा डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर क्विज को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पर क्विज नहीं लगाया है। काफ़ी रात हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर रात के 12 बज चुके हैं। अभी इसको वीडियो को रिकॉर्ड करते करते 1 बज जाएगा, फिर उसके बाद मुझे वापस से 3 बजे उठना है, फिर द हिंदू का वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो आज यहाँ पर कुछ रीजंस की वजह से वीडियो लेट हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आज मैं यहाँ पर इस क्विज को डिस्कस नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, फिर भी रिवीजन लास्ट में हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्विज मैंने आज नहीं लगाया है, ठीक है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ हम लोग रिवीजन करेंगे अपने प्रीवियस डे करंट अफेयर का। कल का क्विज क्या है, कल की आंसर कीज क्या है, तो कल के क्विज की आंसर की है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, वो है 14 अक्टूबर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के अंदर ई वेस्ट क्लिनिक कहां पर है, सबसे पहला भारत का ई वेस्ट क्लिनिक सेटअप कहां पे किया गया, वो है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। चौथा क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड डे क्यों मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, आप कह सकते हो क्यों ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया भर के अंदर जो भूखमरी की सिचुएशन है उसको हम लोग खत्म कर सकें। पांचवा क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में जो अनियन है, प्याज है, उसकी एक नई वैरायटी, नई स्पीशी मिली है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलियम नेगेनम।
एक क्वेश्चन ये था, जो प्राइस स्टेबिलिटी फंड स्कीम है बेसिकली इसको ट्रांसफर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। कौन सी मिनिस्ट्री में? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, द अर्थ शॉर्ट प्राइज अभी भारत में एक व्यक्ति को दिया गया, नाम है विद्युत मोहन। एक आर्टिकल ये भी था जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया को लेकर। तो जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया को डेवलप किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया इसरो के साथ। इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इकोनॉमी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर, ध्यान रखना। जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका जो भी रोल है उसको वापस से रिव्यू किया जाए, इसके रोल को वापस से देखा जाए, और देखने के बाद यहां पर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। आर्टिकल कहां से लिया गया है? तो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। मैं सारे सोर्सेस आपको दिखाता रहूंगा। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है। हुआ क्या था, तो यहाँ पर रिसेंटली एक एनुअल मीटिंग चल रही थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग को यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रोल है उसको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए, बदलाव करने चाहिए, और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे बोला कि ज़रूरत है इसके कोटा सिस्टम को रिव्यू करने की। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, ये कोटा सिस्टम क्या है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में, आपको मालूम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करना बंद कर दिया। ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग, वो ध्यान रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सेटअप किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ में। कब सेटअप किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर इसको सेटअप किया गया था। एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था, उसके अंडर में यहाँ पर इसको बनाया गया। तो ध्यान रखना इसके बारे में। नाउ अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, इसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। बात की गई कोटा रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि सर कोटा कर रहे हो, ये कोटा है क्या? तो देखो, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है इसके अंदर क्या होता है, जो भी पैसा आता है, कैसे पैसा आता है, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अपने जीडीपी का कुछ प्रतिशत यहां पर पैसा देती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर, 190 कंट्रीज आसपास आपको देखने को मिलेगा, 190 कंट्रीज के आसपास। तो ये सब क्या करती हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर पैसा देती हैं, तभी तो इस बॉडी के पास पैसा आएगा। ठीक है, क्या करती हैं, सब पैसा देती हैं इसको। अब क्या है, यहाँ पर सब अपने जीडीपी के हिसाब से देती है। अब जीडीपी के हिसाब से अगर बात करें हम लोग, तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके पास सबसे ज़्यादा कोटा है आईएमएफ के अंदर। लगभग आप कह सकते हो, मान लो हम लोग 100% लें तो 100% में से 17% जो कोटा है वो किसके पास है टोटल आईएमएफ का, वो यूएस के पास देखने को मिल जाएगा। बाकी जो जितना % बचा है वो सब अपने कंट्री शेयर करेंगी। तो यहाँ पर आप कहोगे इसमें क्या है, तो अच्छी बात है ना कि इसके पास सारा पैसा यहाँ पर यूएस में दिया है, अच्छी बात तो है। देखो यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है, आईएमएफ के अंदर जो जितना पैसा डालेगा उसका दुगना पैसा वो निकाल सकता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको आईएमएफ के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ ड्राइंग राइट्स देखने को मिलते हैं कि आप जितना पैसा डालोगे उससे दुगना पैसा आप निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली यहां पर यूएस ज्यादा पैसा डाल रहा है तो यूएस ज्यादा पैसा निकाल पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ही बदलाव करने की बात की गई है। इंडिया को एक थोड़ा सा रोल ज्यादा मिलना चाहिए। इंडिया का क्या परसेंटेज है इसके अंदर, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आईएमएफ मेंबर कंट्री के अंदर क्या कोटा सिस्टम है, इसके अंदर सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूशन करती हैं, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन करने के बाद जब ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लेती हैं और दुगना पैसा विड्रॉ कर सकती हैं। ये आप इसका फंडा देख पाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आज के टाइम पर बोला यह जाता है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है ना कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर चल रही हैं, उनके पास पावर बहुत कम है। मतलब आईएमएफ के अंदर उनके पास पावर्स कम है। कौन सी कंट्री हो गई? जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज हो गई। ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इसमें इंडिया भी आता है। मतलब इंडिया के अंदर स्टेज काफ़ी अच्छी है। इंडिया बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन है क्या, इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। प्लस इंडिया के पास जब कंट्रीब्यूशन कम होगा तो इस बॉडी के अंदर जो वोटिंग पावर वगैरह है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वोटिंग पावर भी उसको मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोटा सिस्टम क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, क्या पहले यहां पर कुछ रिफॉर्म हुए हैं? बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर एक बार रिफॉर्म हुआ है, लगभग 2016 के अंदर यहां पर यह रिफॉर्म देखने को मिला था।
ठीक है। और फिर उसके बाद इस रिफॉर्म के अंदर क्या क्या हुआ था, तो यूएस के पास बहुत सारा कोटा आ गया था। यूएस यहां पर काफी कोटा लेकर आया। यूएस के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज को भी बहुत कोटा दिया गया। मतलब ये लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसके बदले में वो ज्यादा पैसा निकाल भी पाएंगे। अब बात करते हैं भारत का क्या हुआ था। तो इंडिया की जो वोटिंग राइट है वो इंक्रीज तो की गई थी, लेकिन बहुत नाम मात्र के बराबर। देखो इंडिया की वोटिंग राइट 0.3% से इंक्रीज करी गई। मतलब कि पहले भारत के पास कितनी पावर हुआ करती थी, 2.3% की। इसको इंक्रीज करके बोला कि आप 2.6% तक शेयर कर सकते हो। तो मतलब थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट देखने को मिला था साल 2016 वाले रिफॉर्म के अंदर। वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। चाइना की वोटिंग राइट्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया। चाइना की वोटिंग राइट्स 3.8% हुआ करती थी, उसको इंक्रीज करके 6% कर दिया गया। मतलब चाइना के पास ज्यादा पावर आ गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना, कोटा के अंदर मल्टीपल को एक तरीके से रोल्स होते हैं। एक आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपके पास वोटिंग पावर भी उसके हिसाब से मिलेगी। फिर उसके हिसाब से आप फाइनेंस को भी ले सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आपने कंट्रीब्यूट किया है तो उसके बदले में आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे पैसा ज्यादा भी निकाल सकते हो। तो इंडिया के पास आज के टाइम पर टोटल कितना कोटा है, तो 2.75% का आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स का ये देखने को मिलेगा और 2.63% वोट का देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग है, इतना हम ड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये हमारे पास वोटिंग का कोटा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक छोटा सा यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि डेफिनेटली यहाँ पर क्या बोला गया कि भारत का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ना चाहिए, भारत का जो शेयर है वो बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट भारत का ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है जिनका शेयर बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका बढ़ना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या बोला गया है आपको चलते चलते समझ में आ जाने वाला है बहुत सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखो कोटा रिफॉर्म के साथ साथ जो आर्टिकल 4 है हमारे, उसको भी रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। मतलब इसी का जो आर्टिकल 4 है उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 4 के अंदर क्या होता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने बायलैटरल डिस्कशन रखा है। बायलैटरल डिस्कशन करता है बहुत सारी मेंबर कंट्रीज के साथ, यहाँ पे बातचीत करता रहता है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर भी थोड़े बहुत एक तरीके से चेंजेस होने चाहिए, ताकि हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा कोटा के सिस्टम के अंदर चेंज कर सकें। तो कोटा सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा। रिफॉर्म के अंदर यह बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी मैंने आपको बता दिया, ब्रिक्स कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा। ब्रिक कंट्रीज का जो कोटा है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा आईएमएफ के अंदर, और जो यूरोपियन कंट्रीज के पास कोटा है उसको डिक्रीज करना चाहिए, ऐसा यहां पर बताया गया है। अब ऐसा क्यों बताया गया, यहां पर बोला गया है कि आप लोग जीडीपी के बेसिस पर मत देखो, क्योंकि हो क्या रहा है यहां पर मैंने आपको बताया ना कि जीडीपी के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाता है। तो यहां पर एक तरीके से यह बोला गया, जैसे मान लो यूएस के अंदर क्या है, डॉलर्स इस्तेमाल होता है, डॉलर्स की वैल्यू काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। अब हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर आप देख पाओगे रुपीज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो रुपीज़ के मामले में डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली जीडीपी जो यूएस की है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द इंडिया। लेकिन बात करते हैं पीपीपी की, मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी की। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर इतना डिफरेंस होगा नहीं, इतना डिफरेंस होता नहीं है। तो यहां पे बोला है कि आईएमएफ से कि आप जीडीपी के बेसिस पर नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर आपको काम करना पड़ेगा। आखिरकार ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है, देखो यहां पर सिंपल सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसको निकालने का, वो ये है कि मान लो कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन करेंसी 1, मान लो यूएस की जो डॉलर है, डॉलर ऊपर रख दो और नीचे आप यहाँ पर जो भी एक तरीके से इंडियन करेंसी रख सकते हो, या फिर इंडियन करेंसी ऊपर रख दो, नीचे डॉलर रख सकते हो। फिर उसके बेसिस पर आप डिवाइड कर दोगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी आ जाएगी। मतलब इसका क्या, देखो मतलब ये होता है कि दोनों कंट्रीज के अंदर जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी को देखोगे तो अलग अलग होती है। यूएस के अंदर एक बर्गर है, मान लो यहाँ पर हम बर्गर की बात कर रहे हैं, यूएस के अंदर एक बर्गर है, वो कितने का है, वो $5 का है। ठीक है, $5 का वो बर्गर है। लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर वो बर्गर कितने का है, इंडिया के अंदर वो बर्गर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं $2 का है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब सपोज हम लोग यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, तो $5 को हम लोग लगभग डॉलर रेट 74 सपोज करते हैं। 74 से अगर हम लोग 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग यहाँ पर 370 रुपये का एक बर्गर यूएस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं आप जब इसको कंपेयर करते हो कि $2 में मिलेगा, मतलब भारत के अंदर $2 का बर्गर है, तो ये टोटल पावर कितनी निकल कर आती है, टोटल पावर यहाँ पर 148 रुपीज़ निकल कर आता है। मतलब वही बर्गर यूएस के अंदर 370 का है और इंडिया के अंदर 148 का है। मतलब कि आप ये कह सकते हो एक चीज़ का मज़ा जो यूएस के अंदर व्यक्ति है वो 370 रुपये में उठा पाएगा, और वहीं पर इंडिया 148 रुपये में उस चीज़ का मज़ा उठा पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी
पैरिटी। तो इंडिया ने बोला है कि जीडीपी को मत देखो, जीडीपी मत देखो, आप यहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी को देख सकते हो। इसको लेकर आपको रिफॉर्म्स करना है, इंडिया की वैल्यू को आपको बढ़ाना है। तो ध्यान से सुनना, देखो यहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी को वर्ल्ड बैंक यहां पर इसका रेट लेकर आता है और लगभग आपकी मतलब 17 रुपीज़ का यहां पर आपको 17 रुपए का परचेजिंग पावर पैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक डिफरेंस होता है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आएगा वो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने बताया है, वर्ल्ड बैंक ही यहाँ पर देता है अलग अलग। तो 17 रुपए पर डॉलर ये परचेजिंग पावर पैरिटी आज के टाइम पर भारत के अंदर वो यहाँ पर बताई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना रुपए यहाँ पर, कितने रुपए में हम लोग कितना फायदा उठा पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप कोका कोला का ये एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अलग अलग रेट देखने को मिलता है, यूएस के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और वही मजा दूसरी कंट्री के अंदर व्यक्ति कम पैसे में उठा पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी। और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर अगर हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर अगर रिफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली भारत को थोड़ा सा ऊपर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जीडीपी के मामले में बात करोगे तो भारत की रैंक काफी नीचे आती है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में बात करोगे तो भारत की रैंक टोटल तीसरे नंबर पर आ जाती है, क्योंकि भारत लगभग काफी ट्रिलियन तक यहां पर पैसा जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, आगे यहां पर बोला गया कि अब इससे क्या होगा। देखो करना क्या है, आपको जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनकी मदद करनी है। पहली बात तो लो इनकम कंट्रीज को आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है, उनको थोड़ा सा यहां पर ज्यादा चांस देना है, प्लस आपको रिफॉर्म्स लेकर चलना है, रिफॉर्म्स को मैनेज करता रहना है। मैंने आपको बताया क्या करना है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको आप लोग कम कर सकते हो, यूरोपियन कंट्रीज का कोटा कम करना चाहिए, और जो एक तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज है उनका कोटा बढ़ाना चाहिए, ये यहां पर बताया गया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात की गई है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो ये एयरपोर्ट क्यों चर्चा में है आगे हम डिस्कस करेंगे। इस एयरपोर्ट की इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये एयरपोर्ट टोटली एसोसिएट है बुद्धा जी से। बुद्धा जी के बारे में काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल देखने को मिलेगा। द हिंदू का आर्टिकल है, काफी चर्चा में है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, अभी इसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। तो ये एक एयरपोर्ट है, ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत के अंदर एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये दुनिया भर को कनेक्ट करेगा भारत से। और उसके बाद अभी इसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के समय पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका के बहुत सारे मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स आए हैं इसी वाले एयरपोर्ट पर। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। बोला यह गया जो कुशीनगर वाला एरिया ये खास क्यों है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट सर्किट में आता है ना। क्वेश्चन ये है कि सर ये बुद्धिस्ट सर्किट क्या है। तो बुद्धिस्ट सर्किट यहां पर आप देखने को मिलेगा, मतलब कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और इनकी डेथ कहां पे हुई है, कुशीनगर के अंदर। इसके बीच में इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को विजिट किया है। तो इन सब पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट बोलते हैं। आगे आपको बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, अभी मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू ही दिया है। उसके बाद कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में आपको पता चल गया, इससे इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस काफी इंक्रीज होंगे, क्योंकि श्रीलंका के बहुत सारे लोग डायरेक्टली यहां पर कुशीनगर एयरपोर्ट पर आए हैं। अब आए हैं, आने के साथ साथ ये लोग मुराल पेंटिंग्स लेकर आए। मुराल पेंटिंग्स कौन सी है, एक है अरहत भिक्खू और एक है ठेरी भिकुनी। तो ध्यान रखना, मुराल पेंटिंग के बारे में आप देख पाओगे, मुराल पेंटिंग बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती हैं, परमानेंट सरफेस पर बनाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स। यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल पेंटिंग, टेम्परा, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे। तो ये एक तरीके से म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं। इसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आर्ट एंड कल्चर वाली बुक में मिल जाएगी, जो भी आप लोग रेफर कर रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर की बुक। ठीक है, वहाँ पे पेंटिंग्स वाला चैप्टर खोलना और एक बार म्यूरल पेंटिंग्स को जाकर रिवाइज कर लेना। अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो उसको पूरा शुरू से पढ़ना। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बोला गया, देखो श्रीलंका का कहीं ना कहीं एक लिंक देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म है वो श्रीलंका के अंदर आया है। अब वो कैसे आया, क्योंकि श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बार जो बुद्धिज्म है वो श्रीलंका के अंदर लाया गया था, भेजा गया था एक तरीके से एक मिशन के थ्रू। और वो मिशन कौन सा था, तो जो एक तरीके से अशोका थे। ठीक है, इन्होंने अपने सन को भेजा था, अपने सन महेंद्रा को भेजा श्रीलंका के अंदर, ताकि बुद्धिज्म को फैलाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म पहुंचा। ना बुद्धिस्ट सर्किट की बात कर रहे थे, तो बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर आपको ये कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। लुम्बिनी में यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद राजगीर गए, बोध गया गए, सारनाथ गए, कुशीनगर में यहाँ पर इनकी डेथ हुई है। तो ये सारे एरियाज, श्रावस्ती वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, वैशाली वाला एरिया, ये सारे एरियाज बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर में आते हैं।
ठीक है, ये सारे एरियाज आप देख पाओगे, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, सांची, राजगीर। तो आज के टाइम पर क्या है ना कहीं इन जगह को टूरिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इन जगह को एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है एज अ टूरिज्म। ठीक है, यहाँ पर टूरिज्म वगैरह प्रमोट करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि लगातार यहाँ पर हम लोग एक तरीके से लोगों को बुला सकते हैं और टूरिज्म के थ्रू हम लोग अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बुद्धा के बारे में आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ये मैंने एरियाज आप लोगों को बता दिए थे। लुम्बिनी में बुद्धा जी का जन्म हुआ था, बोध गया में इन्होंने एनलाइटमेंट को अटेंड किया, सारनाथ वाराणसी के अंदर इन्होंने अपनी पहली टीचिंग्स दी थी, फर्स्ट सरमन दिया, कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, राजगीर बिहार के अंदर यहाँ पर इन्होंने डोमेस्टिकेट किया एक मैड एलिफेंट को, वैशाली के अंदर आप कह सकते हो कि एक मंकी ने इनको हनी ऑफर किया था। इस वजह से ये सारी जगह चर्चा में रहती हैं और बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर में आती हैं। और जो श्रावस्ती वाला एरिया है, यहाँ पर लॉर्ड साहब ने एक तरीके से आप कह सकते हो सीट ली थी, कहाँ पर, एक लोटस के ऊपर बैठे थे। देन उसके बाद यहाँ पर संकस्या एक तरीके से फारूका उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक तरीके से इनको डिसेंड किया गया फ्रॉम हेवन। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग देख पाओगे, अलग अलग जगह ये इसी वजह से चर्चा में रहती है, बुद्धिस्ट सर्किट में आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस बुद्धा के कुछ पाथ हैं, आपको मालूम होगा बुद्धा हमेशा फोकस रखते हैं किसके ऊपर, मिड पाथ के ऊपर, बीच का रास्ता। ठीक है, ना ही यहाँ पर ये वाला रास्ता ना ये वाला रास्ता, सिर्फ और सिर्फ बीच का रास्ता है। हमेशा न्यूट्रल रहो, ज़्यादा खुश नहीं रहना। ठीक है, अपने खुशी में भी मेंटेन रहना है, दुख में भी यहाँ पर ज़्यादा दुख नहीं होना है, एकदम न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है। और बुद्धा ने यहाँ पर अपने 8 फोल्ड पाथ बताए हैं, 8 चीज़ें बताई हैं कौन कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 8 फोल्ड पाथ है। ये सब आपको हिस्ट्री में जानने को मिलेगा जो कि आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचिंग्स है बुद्धा की। यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता चल गई। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हिस्ट्री नहीं, इसको आप कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, कल्चर भी हमारा जीएस पेपर 1 में ही आता है। बात की गई है इंडियन सैंडलवुड के बारे में। सैंडलवुड यानी चंदन, है ना, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, मतलब यूज़ कहीं ना कहीं लाइफ में किया होगा डेफिनेटली। तो आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, पीआईबी से लिया गया है। पुराना आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह, इन्होंने उद्घाटन किया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का। इन्होंने बोला जो ये सैंडलवुड है ना बेसिकली, इसके ऊपर और हमें काम करना है, कुछ इनिशिएटिव्स चलाने हैं सैंडलवुड की फार्मिंग को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर जो ये चंदन है ना, इसकी खेती कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। तो इसको बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर आज के टाइम पर फोकस रखने की कोशिश की गई है, इसको थोड़ा सा प्रमोट करने की बात की गई है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, स्किल डेवलपमेंट, लोगों की जो स्किल्स हैं इसको उगाने के लिए उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, नए मेथड्स सिखाएंगे कि किस प्रकार से इन सैंडलवुड को कल्टीवेट किया जा सकता है, नए नए मेथड्स को लाने की कोशिश की जाएगी कि आसान तरीके से हम लोग इन सैंडलवुड्स को ग्रो कर सकें। तो इसके ऊपर फोकस रखा जा रहा है। नाउ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, सैंडलवुड का साइंटिफिक नेम है सैंटलम एल्बम। ओके, इसको हम लोग सैंडलवुड बोलते हैं। एक कहाँ पे पाया जाता है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पीशी है, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस के अंदर ये सैंडलवुड देखने को मिलता है। लेकिन भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंडलवुड मिलता था, ऐसा नहीं कहूँगा मिलता है, ये डिक्रीज हुआ है। तो वापस से इसको इंक्रीज करने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे जो स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब सैंडलवुड के, चंदन के पेड़ की बारे में बात हो रही है। तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ये लगभग 20 मीटर हाइट तक ग्रो होते हैं, लाल लकड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे डार्क ब्राउन, रेडिश, डार्क ग्रे कलर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद काफ़ी मजबूत, ड्यूरेबल देखने को मिलते हैं और इस वजह से यहाँ पर इनकी हार्वेस्टिंग वगैरह देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया अपने आप में जो चंदन है या सैंडलवुड है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत सारे फायदे आप लोगों को मालूम होगा, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, प्लस कॉस्मेटिक्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि हाइपरटेंशन को ये कम करता है। हाइपरटेंशन का जो सैंडलवुड एसेंशियल्स ऑयल होते हैं, ठीक है, कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं जिसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल होता है। तो बोला जाता है हाइपरटेंशन को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वेट लॉस में मदद करता है, प्लस उसके बाद और भी ऐसी हो गई जो एजिंग है उसको कम करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, जो स्किन है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना, हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन के ऊपर काम करना। तो ये सब के ऊपर फोकस करता है ये सैंडलवुड। तो आपको ध्यान रखना है, आज के टाइम पर जो सैंडलवुड है वो IUCN के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। मीन्स कि अगर इसको एक तरीके से वापस से नहीं उगाया गया, इसकी फार्मिंग को आगे कल्टीवेट नहीं किया गया, तो सैंडलवुड भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, इसको हम लोग भूल जाने वाले हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर इसको चंदन भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया, साथ ही साथ श्रीगंध भी इसको बोला जाता है। और इंडियन ट्रेडिशन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। देखो पाओगे बहुत सारे जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है चंदन का, है ना।
आप लोगों ने देखा होगा सैंडल ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में, साबुन में, मेडिसिन में, इन सब चीज़ों में यहाँ पर सैंडलवुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्लस यहाँ पर मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद ध्यान रखना भारत के अंदर कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर सैंडलवुड सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, सैंडलवुड के मार्केट की बात करें, दुनिया भर के मार्केट की, तो इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा फेमस है सैंडलवुड के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ चाइना, जापान भी बहुत फेमस देखने को मिलेंगे। इवन यूएस के अंदर भी बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलता है सैंडलवुड का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन किया गया डिक्रीजिंग आइस एंड इट्स इंपैक्ट, यानी कि जो बर्फ है वो लगातार पिघल रही है। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। अब बर्फ पिघल रही है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इन्होंने तो डायरेक्टली ये मेंशन किया आर्कटिक पिघल रहा है, क्या पोलर बियर खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, अगर आप सिचुएशन नहीं संभालोगे तो डेफिनेटली पोलर बियर क्या, दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब एक चीज़ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आज के टाइम पर ही हम लोगों को कि चीज़ें यहाँ पर खत्म होना चालू हो जाएंगी। अब यहाँ पे देख पाओगे एक स्टडी पब्लिश हुई है, उस स्टडी ने बताया कार्बन एमिशन अगर नहीं रुकता है आर्कटिक वाले रीजन के अंदर तो पोलर बियर हमारे खत्म होने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसा इस स्टडी ने बताया। पोलर बियर ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये प्रजाति पोलर बियर की ठंड में रहना पसंद है, ये आर्कटिक वाले रीजन में रहते हैं। आपको समझना चाहिए मैं आर्कटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्कटिक अलग है और एंटार्क्टिक अलग है। जो पेंगुइन होते हैं वो एंटार्क्टिक में मिलते हैं और जो पोलर बियर होते हैं वो आर्कटिक में मिलते हैं। ये आप इससे ध्यान रखना। कौन सा होता है आर्कटिक वाला रीजन, तो ये वाला आप लोग देख पाओगे, ये आपको आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, ये वाला आर्कटिक रीजन आपको देखने को मिल जाता है। ग्रीनलैंड आपको दिख रहा होगा, ग्रीनलैंड का कुछ एरिया है जो कनाडा के जो बहुत सारे आइलैंड्स आर्किपेलागो ये आप देखने को मिलेगा। ये वाले सो एरियाज हैं, यहाँ पर बर्फ लगातार पिघल रही है, ऐसा बोला गया। ये वाला जो एरिया लगातार और ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। आर्कटिक कौन सा एक पोलर रीजन है, मैंने आपको बता दिया। पोलर रीजन है तो डेफिनेटली यहाँ पर नॉर्थ साइड वाले में देखने को मिलेगा, और नॉर्थ साइड वाले एरिया में आपको बर्फ वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, आइस कवर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ बोला गया है यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यहाँ सब जगह लोग भी रहते हैं। बिल्कुल, तो आर्कटिक वाले रीजन में लोग रहते हैं, लेकिन एंटार्क्टिक वाले रीजन में ना के बराबर लोग रहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप दोनों का हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस कवर कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, आर्कटिक वर्सेस एंटार्क्टिक। तो आर्कटिक वाला रीजन मैंने आपको बताया नॉर्दर्न साइड में है। नॉर्दर्न साइड में आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, ग्रीनलैंड के साथ साथ यहाँ पर कनाडा के बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो नॉर्थ साइड में आर्कटिक वाला रीजन है, और साउथ साइड में नीचे की साइड आपको एंटार्क्टिक वाला रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर पेंगुइन्स मिलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले हम लोग आर्कटिक वाले रीजन को कवर करेंगे। आर्कटिक वाला रीजन बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर 0 डिग्री तक का आपको सेल्सियस देखने को मिलता है। पोलर बियर यहाँ पर आर्कटिक वाले रीजन में पाए जाते हैं, और पेंगुइन यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और आर्कटिक वाले रीजन में जो भी एरियाज आते हैं वहाँ पर लगभग 2 मिलियन पीपल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एंटार्क्टिक वाला रीजन है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द ऊपर वाला रीजन, ठीक है। -58 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर पेंगुइन्स पाए जाते हैं, पेंगुइन्स ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करते हैं, ज़्यादा ठंड में रहना पसंद करते हैं, तो इस वजह से पेंगुइन पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कम ना के मात्रा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये जो अर्थ है इसका ये नॉर्थ पोल है, और ये अर्थ का जब आप नीचे घूम के जाओगे नीचे की साइड, जो निचला वाला हिस्सा देखोगे तो आपको ये साउथ पोल देखने को मिलेगा। तो साउथ पोल में एंटार्क्टिका है और नॉर्थ पोल में ये आपको आर्कटिक वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका है। नाउ बात करते हैं स्टडी के बारे में। स्टडी ने यहाँ पर बताया है कि देखो जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है या फिर जो कनाडा वाले एरियाज हैं, यानी जो ऊपर आर्कटिक वाले रीजन है, वहाँ पर जो बर्फ़ है वो मोटी तो देखने को मिलेगी, लेकिन लगातार वो पिघल रही है। किसकी वजह से? एमिशंस की वजह से। तो यहाँ पे बोला आने वाले टाइम पर फ्यूचर में हमें 2 सीन देखने को मिल सकते हैं। 2 सीन में पहला सीन तो ये हो सकता है, एमिशंस आप कम करोगे, मतलब पोल्यूशन कम करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, बर्फ़ अपनी स्थिर जगह पे रहेगी या धीरे धीरे पिघलेगी। लेकिन आप एमिशन अगर तेज़ करोगे, हाई पोल्यूशन देखने को मिलेगा, तो लगातार जो समर आइस है वो डिसअपियर हो जाएगी। मतलब जो बर्फ़ है वो डेफिनेटली पिघल के ख़त्म ही हो जाएगी, और बर्फ़ पिघल गई तो वहाँ पर आप समझ सकते हो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे जानवर वगैरह भी यहाँ पे ख़त्म होते हुए नजर आएंगे।
तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे लोअर एमिशन में क्या होगा, लोअर एमिशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप पोल्यूशन कम करोगे तो प्रॉब्लम कम आएगी, लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर। तो अभी हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 आ चुका है और इस सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 71st, ठीक है। 71st भारत की रैंक आपको देखने को मिलेगी। और हाल ही में क्या हुआ था आपको मालूम होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, वहां पे भारत की रैंक 101 थी, लेकिन ये दूसरा इंडेक्स है, ये फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है। इसमें टोटल कंट्रीज 113 थी, 113 में से 71वीं रैंक आई है। मतलब भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इंडिया की रैंक क्या है आप लोग को यहाँ पर पता चल गया है। इंडिया की रैंक मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाली की रैंक है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुका हूँ। नाउ सबसे पहली चीज़ हमें क्या कवर करनी है, सबसे पहली चीज़ ये कवर करनी है जो ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसको कौन रिलीज करता है, क्योंकि प्रीलिम्स में इसी के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं पहले और बन सकते हैं। तो यहां पर इस इंडेक्स को डेवलप करता है, इस इंडेक्स को डिजाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट है, ठीक है, उसके थ्रू इसको स्पॉन्सर करता है कोर्टेवा एग्री साइंस, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हो। अब की बार 2021 वाला जो ये इंडेक्स था, ये 10वां इंडेक्स है और हर साल यहां पर ये इंडेक्स पब्लिश होता है। ध्यान रखना है इसके बारे में। कैलकुलेशन किस बेसिस पर की जाती है, तो कैलकुलेशन के अंदर हमें ये 4 चीजें देखनी होती है यहां पर कि किसी कंट्री के अंदर जो फूड है, जो खाना है, वो कितना अफोर्डेबल है, सब लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं, कितना अवेलेबल है, सभी लोगों के लिए अवेलेबल है या नहीं, कितनी अच्छी क्वालिटी है, क्या सेफ्टी है या नहीं, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज और रेजिलियंस है वहाँ पर या नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये रिपोर्ट तय की जाती है। जिस कंट्री के अंदर ये चारों ही चीज़ें अच्छी होंगी, फूड बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, लोग अवेलेबल वहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा है, प्लस उसके बाद क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली उस कंट्री की रैंक ऊपर होगी। तो ये इसका रैंक का मकसद होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ अब इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे इस रिपोर्ट के अंदर टॉप रैंकर कौन कौन निकल कर आए, मतलब कि किसकी रैंक सबसे ज़्यादा है, टॉप कौन कौन आया। तो आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूएस, ये सारे टॉप पर निकल कर आए हैं। इनका स्कोर बहुत अच्छा है, टोटल 80 में से लगभग 77.8 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए हैं, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं भारत की रैंक की, तो भारत की 71st पोजीशन है, फिर भी यहां पर आप कह सकते हो कि ज़्यादा अच्छी है नहीं। और यहां पर भारत के जो पॉइंट हैं वो 80 में से 57.2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि आप 2012 में देखोगे ना तो भारत के पॉइंट 54.5 थे। तो आप कह सकते हो 2012 से 2021 में कोई ज़्यादा बदलाव, कोई ज़्यादा सुधार देखने को मिला नहीं है, ठीक है। हालांकि आप देख पाओगे, हालांकि हम अपने नेबरिंग कंट्री से आगे निकल चुके हैं। हुआ क्या था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज हमसे आगे निकल गई थी। लेकिन जब फूड सिक्योरिटी का मामला आता है तो फूड सिक्योरिटी के अंदर भारत पाकिस्तान से आगे है, क्योंकि पाकिस्तान की 75th पोजीशन है और भारत की कितनी है, 71, ठीक है। श्रीलंका से आगे है, नेपाल, बांग्लादेश सबसे आगे है, लेकिन चाइना से पीछे है। चाइना की 34th रैंक है। चाइना के अंदर फूड ईजिली अवेलेबल है, ईजिली अफोर्डेबल है, ईजिली सही से मिल जाता है, क्वालिटी का फूड है। तो आप कह सकते हो इन चीज़ों पर यह रैंक तय की जाती है। ओके, तो आप कहोगे सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार बिल्कुल कर रही है। सरकार का यहाँ पर फोकस रहा है कि हम लोग अपने कंट्री में एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सके। उसके लिए सरकार अलग अलग इनिशिएटिव चला रही है। इनिशिएटिव जैसे कि एक हो गया ईट राइट इंडिया मूवमेंट, एक हो गया पोषण अभियान, देन फूड फोर्टिफिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, देन उसके बाद नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। ये सारे इनिशिएटिव हैं। इनिशिएटिव का नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये मेंस में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपका आंसर की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 3 में। बात की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर का 60 एक्शन प्लान के बारे में। तो ये 60 एक्शन प्लान क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। अगेन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो हाल ही में हमारी सरकार ने इसको बनाया है, इस प्लान को एक तरीके से लाने की बात की है। आप इस पर हिंदी आर्टिकल्स भी देख पाओगे, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। इन्होंने बोला कि जो जन्म प्रमाण पत्र है, इससे हमारी नागरिकता जुड़ेगी, मतलब कि जो नागरिकता होती है सिटीजनशिप। अब यहाँ पर फोकस किया जाएगा सिटीजनशिप को हमारा एक तरीके से जो बर्थ सर्टिफिकेट है उससे जोड़ा जा सके,
ठीक है। तो उसको जोड़ने का भी यहाँ पर प्लान लाया गया है। सबसे पहली बात आपको देखना यह है, ये जो एक्शन प्लान है ये किस किस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं, हमारे आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। इसके अंदर 3 चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। जैसे कि आज के टाइम पर कोरोना की वजह से डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों के पास क्या है, फोन्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं, स्कॉलरशिप योग्य लोग हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर टैबलेट्स और लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड करवाने की बात की गई है इस एक्शन प्लान के अंदर। उसके बाद जितना भी आपका लैंड रिकॉर्ड होता है, ज़मीनों का जितना भी आपका रिकॉर्ड रखा है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, ऑनलाइन वे में उसको चढ़ाया जाएगा 2023 तक। प्लस ई कोर्ट सिस्टम लेकर आए जाएंगे, जो आपके केसेस की सुनवाई होती है, जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर ऑनलाइन बेसिस पर सारी चीज़ें लेकर आई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप यह है कि जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप को हम लोग क्या करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट से लिंक कर देंगे। और यहाँ पर आप कह सकते हो इससे भी काफ़ी कुछ फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। वो आगे और आर्टिकल्स आते रहेंगे, बताया जाएगा। अभी फिलहाल छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद बोला बिजनेस क्लाइमेट को भी इंप्रूव किया जाएगा, मतलब कि हमारे कंट्री के अंदर बिजनेस करने के जो तरीके हैं उसको आसान किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आराम से यहाँ पर बिजनेस लगा सकता है, ठीक है। तो बिजनेस क्लाइमेट होता क्या एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है कि बिजनेस एक्टिविटी के रिगार्डिंग क्या टैक्स रेट होना चाहिए, क्या इन्फ्लेशन होना चाहिए, और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर सरकार लेकर आती रहती है। तो यहाँ पर एक तरीके से फोकस ये रखा जाएगा कि भारत के अंदर बिजनेस बहुत अच्छे से, मतलब बहुत आसान तरीके से कोई भी ग्रो कर सके। हम लोग मेंटर करेंगे प्लेटफॉर्म्स को, एक तरीके से स्टार्टअप कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत आसान, मतलब जैसे आप कह सकते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती थी ना, जिसमें बताया जाता था कि कौन से कंट्री के अंदर बिजनेस करना आसान है, बिल्कुल वो यहाँ पर बिजनेस करना आसान बनाया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो सिविल सर्विसेज है उसको अपग्रेड करने की बात की गई है। यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे बोला गया है जो ऑफिसर्स है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और बहुत सारे जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर ये अंदर लाया जाएगा। और जो एक्सपर्टीज़ होंगे वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा समझाएंगे। हायर सिविल सर्विसेज के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आने वाले हैं, ये एक फोकस रखा गया है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ताकि हम लोग जो डेटा है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। जितने भी गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से आप कह सकते हो, जितनी भी गवर्नमेंट डेटा है उन सब के लिए हम लोग एक मिनिस्ट्रीज़ को बनाने वाले हैं। तो ये आप देख पाओगे, ठीक है। शुड मेड एक्सेसिबल टू ऑल मिनिस्ट्री, मतलब कि जितना भी गवर्नमेंट डेटा है वो सब यहाँ पर हर एक मिनिस्ट्रीज़ के पास एक्सेसिबल होगा। और आप कह सकते हो मतलब कि जो हमारा सिविल सर्विसेज है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आपको डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ज़्यादा रोल देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक आता है जीएस पेपर 3 में। बात की गई है आधार हैकाथन 2021 के बारे में। अब ये क्या है, तो न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले तो ये देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर आप देख पाओगे अभी हुआ क्या है न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि जो UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा, ये हैकाथन को होस्ट करने वाला है। और उस हैकाथन का नाम है आधार हैकाथन 2021, ठीक है। ये पहला ऐसा कोई हैकाथन होगा जो कि आधार टीम के थ्रू कंडक्ट किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन तो यह है पहला, यह हैकाथन आखिर होता क्या है। देखो एक बहुत बड़ा सा इवेंट होता है, ठीक है। एक इवेंट होता है जहाँ पर जो टेक कंपनीज होती हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर इस इवेंट को होस्ट किया जाता है। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग वो लोग सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आधार हैकाथन होगा 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये हैकाथन चलने वाला है। इसमें यहाँ पर क्या क्या होगा, नए नए इनोवेटर्स को बुलाया जाएगा। ये हैकाथन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग नए नए इनोवेटर्स के लिए, जिनकी सोच अलग है, इनोवेशन करने में माहिर हैं। तो एक तरीके से चाहे वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में हो तो उन सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके अंदर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो आपको सीधा सीधा एक वेबसाइट पर जाना है, hackathon.uidai.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, जाकर यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। टॉपिक के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि आज के टाइम पर जो भी एक तरीके से प्रॉब्लम्स आधार के रिगार्डिंग बहुत सारे रेसिडेंट्स फेस कर रहे हैं, उनको एक तरीके से, मतलब जो भी रेसिडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अपने रियल लाइफ के अंदर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर ये चर्चा होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो आखिरकार यहाँ पर ये पूरे के पूरे हैकाथन को कौन लॉन्च कर रहा है, वो कौन एक तरीके से देखने वाला है, तो वो है UIDAI। ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसको बनाया गया था 12 जुलाई 2016 में हमारी सरकार के द्वारा, अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। आधार एक्ट 2016 के अंडर में इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर आज के टाइम पर UIDAI को सेटअप किया गया था बहुत पहले
ठीक है। 2009 में लगभग आसपास आप कह सकते हो इसको सेटअप किया गया। तो आप ध्यान रखना 2009 में इसको सेटअप किया गया था और प्लानिंग कमीशन के अंडर में यहाँ पर इसको लाया गया। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर आज के टाइम पर जो UIDAI है, ठीक है, इसके अंदर ज़रूरत है कि ये लगभग 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जो कि आपका आधार नंबर होता है। ये सारी चीज़ें मैंडेट करता है ये, तो ये आप लोग देख पाओगे। मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। एक छोटा सा हैकाथन होगा जहाँ पे लोगों की इशूज़ को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी चैलेंजेस होते हैं लोगों की लाइफ में, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के बारे में चर्चा की गई है। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप गाइज आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ही लिया है। नाउ एक बार हम लोग वापस से रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया ये आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने अभी ये देखा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर कोटा रूल्स के अंदर क्या हो जा रहा है, रिफॉर्म किया जाने वाला है। उसके बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। बुद्धा सर्किट क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद इंडिया के अंदर जो इंडियन सैंडलवुड है, ठीक है, इंडियन सैंडलवुड का साइंटिफिक नेम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना। उसके बाद आज के टाइम पर रिपोर्ट्स पब्लिश ये कर रही हैं कि लगातार बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघलने से क्या इंपैक्ट हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आर्कटिक एंटार्कटिक के बीच में डिफरेंस क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अंदर भारत की क्या रैंक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। प्लस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 60 एक्शन प्लान को जारी किया। इसके बारे में अभी भी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, तो इसके रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूं। तो आधार हैकाथन 2021 को अभी यहाँ पर किया जाने वाला है। इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको भी बता सकते हो। और IMF के अंदर टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये भी बताना है। तो गाइज इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।